कहानी की शुरुआत में हमें जंगल के बीचों बीच में एक सुंदर से घर को दिखाया जाता है। इस घर में हम अमीलिया नाम करके एक लड़की को भी देखते हैं। यहाँ हमें मालूम चलता है कि उसके दो बच्चे हैं। एक तो जमीन पर लेटा हुआ था और दूसरे को वो लेकर के उसे कमरे में सुलाने के लिए चली जाती है। इस बीच घर के अंदर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि चोरी चुपके से अमीलिया के घर में घुस आए थे। जब अमीलिया अपने बच्चे को सुलाने के लिए कमरे में गई थी तब इधर जो बच्चा जमीन पर लेटा हुआ था उसे एक लड़की चुरा लेती है। बच्चे को चुरा करके वो ले जाकर के गाड़ी में रखती है और गाड़ी में बैठ करके दूसरे इंसान के आने का इंतजार करने लगती है। इधर अमेलिया अपने बच्चे को बिस्तर पर सुलाने के बाद जब वो खिड़की के बाहर देखती है तब उसे एक गाड़ी दिखाई देती है। वक्त दूसरा आदमी उसके दूसरे बच्चे को चुरा करके यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी अचानक से अमेलिया बहुत गुस्सा हो जाती है। यहाँ पता नहीं क्या हुआ लेकिन अमेलिया को उसका दूसरा बच्चा मिल जाता है, लेकिन जो दूसरा वाला बच्चा था उसे लड़की ने अपने गाड़ी में ला करके रखा था। अमेलिया अपने बच्चे को गोद में लेकर के उस गाड़ी के पीछे भाग रही थी, लेकिन वो ज्यादा समय तक गाड़ी का पीछा नहीं कर पाती है। जिस लड़की ने अमेलिया के दूसरे बच्चे को जमीन से चुराया था उसे ले जा करके वो फुटपाथ पर छोड़ देती है। वो बच्चा अभी भी रोड पर पड़ा हुआ था। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें कई सालों के बाद एडवर्ड नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। यहाँ हमें रायली नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो उसकी गर्लफ्रेंड है। आज एडवर्ड का जन्मदिन था, इसीलिए रायली उसके लिए एक गिफ्ट लाई थी। जब एडवर्ड उस गिफ्ट को खोलता है तो उसके अंदर उसे एक छोटा सा मशीन मिलता है। दरअसल इस मशीन की मदद से पता लगाया जा सकता है कि इंसान की असली कहानी क्या है। एडवर्ड अपना उंगली डाल करके उस मशीन को थोड़ा सा खून दे देता है। खून को लेने के बाद वो मशीन एडवर्ड के स्टोरी को एनालाइज करने लगती है। रात में एक बुरा सपना देखने की वजह से एडवर्ड की आंख खुल जाती है। जब वो अपने फोन को चालू करता है तब उसे मालूम चलता है कि एक मैनुअल नाम करके इंसान है जिसके साथ में उसका डीएनए मैच हो रहा है। तभी एडवर्ड को एक आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो मुड़ करके पीछे देखता है। वो अपने पीछे एक ऐसी चीज को देखता है जिसको देख करके उसकी रूह कांप जाती है। अब पता नहीं ये सच है या फिर एडवर्ड का एक वहम है। जो भी हो लेकिन एडवर्ड इस भूत को देख करके बहुत डर जाता है। सुबह में वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास कॉल करके उसे बताता है कि उसका डीएनए एक इंसान से मैच हो रहा है, जिस पर रायली कहती है कि तुम्हें एक बार कॉल करके उस इंसान से बात कर लेनी चाहिए। जिसके बाद वो मैनुअल के पास कॉल करके उससे बात करता है। कॉल पर उसकी बात मैनुअल से हो रही थी। मैनुअल कहता है कि भाई आप कैसे हो, जब आप छोटे थे तो आपको किडनैप कर लिया गया था। माँ आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। वो आपसे मिल करके आपसे बात करना चाहती हैं। एडवर्ड भी अपने भाई और अपनी माँ से मुलाकात करना चाहता था, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पोर्तुगस जाने वाली पहली फ्लाइट में जाकर के बैठ जाता है। पोर्तुगस पहुँच जाने के बाद ये दोनों कार से अमेलिया के घर पर जा रहे थे। रास्ते में इन्हें एक फल की दुकान दिखाई देती है, इसलिए ये लोग अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। रायली कार से उतर करके फल की दुकान पर जाती है। फल की दुकान पर हम मारिया नाम करके एक महिला को देखते हैं। रायली उसे फोटो दिखाती है और उससे कहती है कि हमें इस घर के पास जाना है। मारिया जैसे ही उस फोटो को देखती है तो वो कहती है कि ये तो अमेलिया का घर है। बगल में मारिया का पति बैठा हुआ था। जब उसे मालूम चलता है कि ये लोग अमेलिया के घर के बारे में पूछ रहे हैं तो वो अचानक से भड़क जाता है। फिर वो फौरन रायली को यहाँ से भगाने लगता है। रायली भी आकर के कार में बैठ जाती है और फिर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। घूमते टहलते हुए फाइनली ये दोनों अमेलिया के घर पर आकर के पहुँच जाते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात मैनुअल से होती है जिससे एडवर्ड की बात हुई थी, यानी कि उसका भाई मिल करके दोनों ही बहुत खुश थे। और खुश भी क्यों नहीं होते, सालों बाद जो मिल रहे थे। इसके बाद एडवर्ड अपनी माँ की तस्वीर देखता है जो कि जवानी के दौर में सच में काफी सुंदर दिख रही थी। इसके बाद एडवर्ड जब माँ से मिलने की बात करता है तब मैनुअल कहता है अभी अभी तो आए हो, आराम कर लो, माँ से कल मिल लेना। इसके बाद मैनुअल इन्हें ले जा करके इन्हें इनका कमरा दिखाता है। रात के समय में रायली और एडवर्ड ये दोनों बिस्तर पर एंजॉय करके सो जाते हैं। एडवर्ड तो गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन अचानक से उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि कमरे में मैनुअल आया था जो कि उससे कहता है कि माँ तुमसे मिलना चाहती हैं। इसके बाद एडवर्ड अपनी माँ के कमरे में जा करके उन्हें देखता है। वो देखता है कि उसकी माँ ने अपने चेहरे पर इतना सर्जरी करवा लिया है कि उसका चेहरा बहुत भद्दा लग रहा है, लेकिन चाहे जैसे भी हो वो थी तो एडवर्ड की माँ ही। माँ को पहली बार देखने के बाद एडवर्ड भी काफी इमोशनल हो जाता है। यहाँ अमेलिया भी अपने बेटे एडवर्ड को देख करके बहुत खुश थी। अगले दिन सुबह में जब रायली सो करके उठती है तब एडवर्ड उसे बताता है कि वो रात में अपनी माँ से जाकर के मिला और वो ये भी बताता है कि माँ ने अपने चेहरे के हर एक चीज का सर्जरी करवा लिया है, इसीलिए उनका चेहरा बहुत खराब टाइप का लग रहा
था। यह सुन करके रायली कहती है कि ये तो सच में बहुत अजीब है। खैर दोस्तों, अब कुछ समय के बाद रायली हॉल में बैठ करके एक ड्राइंग बना रही थी। तभी उसके पीछे अचानक से अमीलिया आ जाती है, जिसको देख करके वो थोड़ा डर जाती है। अमीलिया उससे कहती है कि तुम काफी अच्छा ड्राइंग बना लेती हो, क्यों ना तुम मेरी भी एक ड्राइंग बना दो। जवानी के दौर में मेरी खूबसूरती का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, मैं तुमसे भी ज्यादा सुंदर हुआ करती थी। तभी रायली कहती है कि ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल फेरी टेल की तरह। यहाँ पर आने के बाद मुझे मेरा बचपन याद आ गया। जिस पर अमीलिया कहती है कि तो फिर क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो? जिस पर रायली कहती है कि अभी हमने इसके बारे में कुछ डिसाइड नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों रात में हम देखते हैं कि मैनुअल अपनी माँ के पास सोया हुआ था। मैनुअल अपनी माँ से कहता है कि उन्हें पता चले उससे पहले हमें काम खत्म करना होगा। जिस पर अमीलिया कहती है कि तुमने रायली को देखा, वो कितनी खूबसूरत है, मुझे भी बिल्कुल उसकी तरह ही बनना है। वो यहाँ से जाने का प्लान बनाए उससे पहले तुम्हें अपना काम खत्म करना होगा। इनके कमरे के जस्ट बाहर हम रायली को देखते हैं, जो अभी अभी वॉशरूम से निकल रही थी। इन दोनों के बीच में जो बातें हो रही थी वो उन्हें सुन भी लेती है। अमीलिया अपने बेटे मैनुअल से कहती है कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा प्लान क्या है। यहाँ अमीलिया अपने बेटे से ये भी कहती है कि अगर तुम बच्चा पैदा कर सकते होते तो मैं इस काम के लिए तुम्हें चुनती। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता, मुझे अब जवान होना है। इन दोनों को पता नहीं था, लेकिन रायली दरवाजे पर खड़ी होकर के इनकी बातें सुन रही थी। कुछ समय के बाद रायली अपने कमरे में एडवर्ड के पास आ जाती है। यहाँ वो एडवर्ड को बताती है कि तुम्हारी माँ मैनुअल के साथ सोती है, मैंने उन दोनों को बात करते हुए देखा, ये तो बहुत अजीब है। अब अगले दिन सुबह में जब रायली योगा कर रही थी, तब हम यहाँ पर देखते हैं कि अमीलिया बड़े ध्यान से उसे देख रही थी, क्योंकि वो भी अब रायली की खूबसूरती पर फिदा हो गई थी। अब वो रायली के साथ करने क्या वाली है, ये आपको देखने में मजा आएगा। कुछ समय के बाद जब एडवर्ड नीचे आता है, तब वो देखता है कि उसके घर पर कुछ मेहमान आए हैं। दरअसल ये मेहमान एडवर्ड से कुछ पेपर्स पर साइन करवाने के लिए आए थे। इनका कहना था कि ये जमीन के कागज हैं और इस पर एडवर्ड को साइन करना होगा, ताकि अगर कल को अमीलिया को कुछ हो जाता है तो दोनों भाइयों को प्रॉपर्टी बराबर में मिले। यहाँ एडवर्ड भी फॉर्म को पढ़ता नहीं है, वो माँ के कहने पर साइन कर देता है। इधर में रायली को दिखाया जाता है, एक कमरे में उसे एक बॉक्स मिलता है। जब वो बॉक्स को खोलती है तो उसे अंदर कुछ फोटोज दिखाई देते हैं। वो फोटोज को अच्छे से देख नहीं पाती है, क्योंकि उसी वक्त यहाँ पर मैनुअल आ जाता है। उसे देख करके वो बॉक्स को बंद कर देती है। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जब रायली अपने बिस्तर पर सो रही थी, तब अचानक से कोई उसके दरवाजे को खोल रहा था। आवाज को सुन करके रायली की आंख खुल जाती है। वो उठती है और देखने के लिए जा रही थी कि आखिर दरवाजे पर है कौन। जब वो कमरे के बाहर जाती है, तब उसे एक लड़की दिखाई देती है, जो कि सच में काफी जवान लग रही थी। वो पलट करके रायली को देख करके एक कमरे में चली जाती है। रायली जैसे दरवाजे के पास जाती है, तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल वो एक बहुत ही बुरा सपना देख रही थी, लेकिन अचानक जब उसकी आंख खुलती है, तब वो अपने कमरे में अमीलिया को देखती है, जो कि उसके कपड़ों को बैग में पैक कर रही थी। अमीलिया जैसे ही भागते हुए उसकी तरफ आती है, तभी रायली की आंख खुल जाती है। ये भी उसका बहुत ही बुरा एक सपना था, लेकिन जब वो सुबह सो करके उठी, तब वो देखती है कि उसका सामान तो सच में किसी ने पैक किया है। इसके बाद हमें एडवर्ड को दिखाया जाता है, जो कि सुबह उठ करके थोड़ा वॉक पर गया था। चलते हुए जब वो आगे जाता है, तब उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस दरवाजे को कोई अंदर से खोल रहा था। एडवर्ड उस दरवाजे को खोल करके जब अंदर जाता है, तब वो देखता है कि ये एक प्रकार से बेसमेंट के जैसा था। इस बेसमेंट में वो एक बहुत ही अजीब इंसान को देखता है, जिसको देख करके वो बहुत डर जाता है और यहीं पर गिर करके बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है, तब वो खुद को मैनुअल के सामने पाता है, जो कि उसके लिए एक दवाई बनाता है और उससे कहता है कि इसे पियो, इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यहाँ वो एडवर्ड की आंखों को बंद करने के बाद उसे कुछ दिखाता है। जो चीज वो एडवर्ड को दिखा रहा था वो उसके बचपन की यादें थी, लेकिन फिर भी इन सबको देख करके एडवर्ड एक पल के लिए बहुत डर जाता है। वो अपनी आंखें खोल देता है और मैनुअल से कहता है कि ये सब क्या था, जिसके बाद मैनुअल कहता है कि इससे साबित होता है कि तुम हमारे परिवार के सदस्य हो। इसके बाद हमें रायली को दिखाया जाता है, जो कि इंटरनेट पर इस घर के बारे में और रिसर्च कर रही थी। वैसे तो टाइटल में लिखा हुआ था कि पोर्तुगस का सबसे शैतान घर यही है। खैर दोस्तों, उसी वक्त कमरे में एडवर्ड आ जाता है, जो कि रायली को बताता है कि मेरे साथ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। जिस पर रायली कहती है क्योंकि ये जगह ही बहुत अजीब है, हम यहाँ पर बहुत रह लिए, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है
कि मैनुअल दरवाजे पर खड़े होकर के काफी समय से इनकी बातें सुन रहा था। एक दिन रायली अपने दोस्त से फोन पर बात करते हुए जंगल की तरफ आ जाती है और यहाँ पर उसकी नजर मारिया पर पड़ती है। अमेलिया के घर की सच्चाई जानने के लिए वो मारिया से जाकर के बात करती है। मारिया उसे एक तस्वीर दिखाती है और बताती है कि इस तस्वीर में जो इंसान है वो मैनुअल और एडवर्ड के पिता हैं और ये जो लड़की है ये मेरी बेटी है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मूवी की शुरुआत में आपने जिन दो लोगों को देखा था वो यही दो लोग थे। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इन्होंने ही अमेलिया के बच्चे को चुराने की कोशिश की थी। मारिया की बेटी ने उसे बताया था कि उसकी माँ एक चुड़ैल है। वो जवान और खूबसूरत दिखने के लिए अपने बेटों से ही बच्चा पैदा करवाती थी, लेकिन जब बेटी होती थी तो उन्हें जान से मार दिया करती थी। मेरी बेटी ने मुझे ये भी बताया था कि वे लोग अपने पिता को बेसमेंट में कैद करके रखते थे और उसे काफी ज्यादा टॉर्चर भी करते थे। उसने मुझसे ये भी कहा था कि वो उन्हें आजाद करवाना चाहती थी, लेकिन एक दिन वो गई तब से वापस लौट करके नहीं आई। इधर जब एडवर्ड कमरे में था तब मैनुअल उसे आकर के कहता है कि माँ डांस कर रही हैं। इतना कहने के बाद वो एडवर्ड को भी अपने साथ लेकर के जाता है और इसके बाद ये सभी लोग मिल करके डांस करने लगते हैं। यहाँ पर एडवर्ड देखता है कि मैनुअल माँ को बहुत करीब से टच कर रहा है, तो यह देख करके एडवर्ड को बहुत अजीब लगता है। रायली को वापस घर आते आते रात हो जाती है। घर आकर के वो देखती है कि दोनों बेटे माँ के साथ डांस कर रहे थे। एडवर्ड जब रायली को देखता है तो वो भी डांस के लिए उसे बुलाता है, लेकिन तभी रायली कहती है कि हमें यहाँ से चलना होगा, हम यहाँ पर नहीं रह सकते। यह सुन करके अमेलिया कहती है कि तुम बहुत बुरी हो, तुम मेरे बेटे को मुझसे अलग करना चाहती हो, तुम नहीं चाहती हो कि मेरा बेटा मेरे साथ रहे। यहाँ एडवर्ड भी रायली के साथ बाहर आ जाता है क्योंकि रायली उसे कुछ दिखाना चाहती थी। रायली जब अपनी गाड़ी के पास आती है तब उसे मालूम चलता है कि अंदर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है, इसीलिए वो एडवर्ड को लेकर के पैदल ही मारिया के घर आ जाती है। सामने से दरवाजा खटखटाने पर मारिया दरवाजा नहीं खोलती है, इसीलिए रायली खिड़की की मदद से घर के अंदर चली जाती है। अंदर उसे मारिया तो नहीं मिलती है, लेकिन वो फोटोज मिल जाते हैं। फोटो लेकर के वो बाहर आती है और एडवर्ड को दिखा करके उससे कहती है कि ये तुम्हारे पिता हैं। ये फोटो लगभग 48 साल पुराना था। रायली कहती है कि इन लोगों ने कभी भी तुम्हारे पिता का जिक्र नहीं किया, इनकी तस्वीरें भी घर में कहीं नहीं है। ये सभी लोग साइको हैं, ये लोग हमारे साथ कुछ गलत करें उससे पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इतना कहने के बाद रायली घर आती है और अपना सारा सामान पैक कर लेती है। वो बैग को लेकर के जब जाने लगती है तो उसी वक्त कमरे में मैनुअल आ जाता है, जो कहता है कि मैं अपने भाई से कुछ बात करना चाहता हूँ। इसलिए एडवर्ड कमरे में रुक जाता है और इधर जो रायली थी वो बैग को कार में रखने के लिए आ जाती है। वो जैसे ही बैग को कार में रखती है तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज उस कंपनी की तरफ से था जिस कंपनी में उस मशीन को बनाया गया था। मैसेज में एक रिकॉर्डिंग आया था और वो रिकॉर्डिंग एक डॉक्टर ने भेजा था। वो बताती है कि कई दिनों से मैं एडवर्ड को कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा है। हमने जब एडवर्ड के डीएनए को जांच किया तब उसके डीएनए में हमें एक जेनेटिक प्रॉब्लम मिला। इस टेस्ट में कंफर्म हुआ है कि आपके अंदर इनब्रीडिंग की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है और ये काफी अजीब बात है। इसके बाद हमें अमेलिया को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में थी और वो चाय में कुछ मिलाती है। यहाँ से जाने से पहले एक बार एडवर्ड अपनी माँ के पास आता है उनसे बात करने के लिए और यहाँ पर वो एडवर्ड को वो चाय पिला देती है जिसमें उसने कुछ मिलाया था। एडवर्ड अपनी माँ से कहता है कि वो यहाँ पर आते रहेगा। इतना कहने के बाद वो अपनी माँ को अलविदा कहता है और फिर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अचानक से उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए वो लौट करके वापस आता है और अपनी माँ के बिस्तर पर सो जाता है। इधर अमेलिया जब गराज में आती है तब यहाँ पर उसे एक लाश मिलती है और ये लाश मारिया का था जिसे मैनुअल ने जानबूझ करके जान से मार दिया है। तभी रायली देखती है कि मैनुअल अपने हाथों में एक चाकू लेकर के इसी तरफ आ रहा है, इसीलिए रायली अपने हाथों में फावड़ा लेकर के कहीं जाकर के छुप जाती है। जब मैनुअल अंदर आता है तभी अचानक से रायली उसके ऊपर हमला कर देती है। फावड़े की मदद से वो मैनुअल पर हमला करके उसे बहुत मारती है और फिर उसे जैसे मौका मिलता है तो वो यहाँ से भाग जाती है। वो भागते हुए एक बेसमेंट के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो दरवाजे को बंद कर देती है, लेकिन जब मैनुअल यहाँ पर भाग करके आता है तब वो दरवाजे को तोड़ना शुरू करता है। यहाँ बेसमेंट में रायली को कोई दिखाई देता है, उसे देख करके वो बहुत डर जाती है। दरअसल वो एडवर्ड और मैनुअल के पिता थे जिन्हें यहाँ पर कैद करके रखा गया था। इधर जो रायली थी वो फौरन भाग करके एडवर्ड के पास आ जाती है। एडवर्ड से वो कहती है कि फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इतना कहने के बाद वो अपने कपड़े को उतारती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन बाद में हमें मालूम चलता है कि ये रायली नहीं है क्योंकि रायली अभी भी
बेसमेंट में फंसी हुई है। सीढ़ियों की मदद से जब रायली ऊपर आती है तब वो इन्हें इंटीमेट होता हुआ देखती है। यहाँ रायली को मालूम चलता है कि एडवर्ड के साथ जो इंटीमेट हो रहा है वो अमीलिया है। उसका काम जब पूरा हो जाता है तब वो एडवर्ड को कमरे में अकेला छोड़ करके यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रायली भाग करके जाती है और वो एडवर्ड को अपने साथ लेकर के यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी रायली को मालूम चलता है कि मैनुअल उसके करीब आ रहा है। रायली छुपी हुई थी, वो जैसे ही करीब आता है तभी रायली उसके ऊपर हमला कर देती है। हमला करने की वजह से वो जाकर के नीचे गिरता है। नीचे गिरने की आवाज जब अमीलिया सुनती है तो वो भी भाग करके बाहर आती है, जहाँ वो देखती है कि मैनुअल के शरीर से ढेर सारा खून बाहर आ गया है। अमीलिया को गुस्सा आता है, इसलिए वो रायली के ऊपर चाकू से हमला कर देती है। रायली भी अमीलिया को रोकने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। शुक्र था कि उसी वक्त यहाँ पर एडवर्ड और मैनुअल के पिता आ जाते हैं, जो कि अमीलिया पर हमला कर देते हैं। वो अमीलिया के गले को दबा करके रखते हैं और तब तक दबा करके रखते हैं जब तक अमीलिया की मौत नहीं हो जाती। इस बीच रायली को जैसे ही मौका मिलता है तो वो एडवर्ड को लेकर के घर के बाहर चली जाती है। वो एडवर्ड को ले जाकर के कार में बैठाती है। इसके बाद कार को ड्राइव करते हुए वो यहाँ से फौरन निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है अमीलिया पर, जहाँ हम देखते हैं कि वो अभी भी जिंदा है और इधर जो मैनुअल था वो भी अभी जिंदा है, वो भी नहीं मरा है। इसके बाद हमें अमीलिया के कुछ जवानी के सीन दिखाया जाता है जब वो काफी खूबसूरत हुआ करती थी। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।